ये अप्रैल 1883 की शुरुआत थी और मैंने एक सुबह शेरलॉक होम्स को कपड़े पहने हुए पूरी तरह से तैयार अपने बिस्तर के बगल में खड़े देखा। नियमतः वह देर से उठने वाला व्यक्ति है और घड़ी में उस समय सिर्फ 7:15 ही बजे थे। मैंने उसकी तरफ आंखें झपकाते हुए आश्चर्य से देखा, जिसमें थोड़ी सी चिढ़ भी थी, क्योंकि मैं अपनी आदतों के मामले में काफी नियमित हुआ करता था। होम्स ने कहा, मुझे माफ करना वॉटसन, मैंने तुम्हें जगा दिया, पर बात बिल्कुल साधारण सी है कि आज सुबह मिसेज हडसन ने दरवाजा खटखटाया और मुझे जगा दिया और मैंने तुम्हें। तब ऐसी क्या बात है? आग लगी है क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि एक युवती बदहवास हालत में आई है और मुझसे मिलना चाहती है। अभी भी वह बैठक कक्ष में मेरा इंतजार कर रही है। महानगरों में इतनी सुबह जब जवान औरतें घूमती फिरती हैं और नींद में पड़े लोगों को उनके बिस्तरों से उठाती हैं, तब मेरा मानना है कि कोई बहुत ही खास बात होगी जिसे वह बताना चाहती है। क्या इससे ये लगता है कि ये एक दिलचस्प केस होगा? मुझे यकीन है कि तुम इसमें शुरू से ही रहना चाहोगे। मेरे विचार से किसी भी कीमत पर मुझे तुमसे इसके लिए कहना चाहिए और तुम्हें मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहूंगा। होम्स की पेशेवर छानबीनों का अनुसरण एवं उसके अपने अंतर्ज्ञान की तीव्रता से इनके समाधान की प्रशंसा से बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रसन्नता नहीं थी। उसे जो भी केस दिए गए उसने उन्हें तार्किक आधार पर सुलझाया था। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बैठक कक्ष में अपने मित्र का साथ देने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया। वहां एक पर्दानशी महिला काले कपड़ों में खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे वो खड़ी हो गई। होम्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम शेरलॉक होम्स है। ये हैं डॉक्टर वॉटसन, मेरे खास दोस्त और सहयोगी। इनके सामने आप बेझिझक अपनी बात कह सकती हैं। वाह, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि मिसेज हडसन ने अंगीठी जलाने की समझदारी दिखा दी है। इस अंगीठी को आप अपने पास रख लीजिए और मैं एक कप गर्म कॉफी ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से कांप रही हैं। उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठंड की वजह से नहीं कांप रही हूँ। तब क्या है? ये डर है मी होम्स, डर। इतना कहकर उस महिला ने अपना नकाब ऊपर उठा दिया। अब हम देख सकते थे कि वो महिला वाकई बड़ी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बेचैन डरी हुई आंखें शिकार के लिए पीछा किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह लग रही थीं। उसके चेहरे और शरीर से पता चलता था कि वो लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन उसके बाल असमय ही पक गए थे। उसकी आंखें थकी हुई मरियल सी थीं। होम्स ने उस पर अपनी तेज और अनुभवी नजर डाली। होम्स ने आगे की ओर झुकते हुए सांत्वना भरे शब्दों में उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है आप आज सुबह ही ट्रेन से आई हैं। तो क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैंने आपके दस्ताने वाली बाई हथेली में वापसी का टिकट देखा है। आप सुबह जल्दी ही चल पड़ी होंगी और स्टेशन पहुंचने के लिए आपने कच्चे रास्ते पर घोड़ा गाड़ी से भी यात्रा की होगी। महिला जोर से चिहुकी और मेरे सहयोगी की ओर अचरज से देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, इसमें कोई रहस्य नहीं है मैडम। आपके जैकेट की बाई बांह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के धब्बे लगे हैं। ये धब्बे बिल्कुल ताज़ा हैं। घोड़ा गाड़ी के अलावा और कोई सवारी इस तरह से कीचड़ नहीं उछालती है। और फिर आप तो चालक के बाई ओर बैठी होंगी। वो बोली, आपका जरिया चाहे जो भी हो, पर आप बिल्कुल सही हैं। मैं घर से सुबह 6 बजे से पहले ही चली और 20 मिनट में लेदरहेड पहुंची। फिर वाटरलू के लिए पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ आ गई। सर, मैं अब इस तनाव को और नहीं झेल सकती हूँ। अगर ये ऐसे ही बना रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, उस अकेले आदमी को छोड़कर जो ये कर सकता है। मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ मी होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेज फॉरेंटोश ने बताया है, जिनकी सहायता आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की थी। उन्हीं से मुझे आपका पता मिला है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं और जिस घने अंधेरे ने मुझे घेर रखा है उस पर थोड़ी रोशनी तो डाल ही सकते हैं? इस समय आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की मेरी क्षमता नहीं है, पर 6 हफ्तों या 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। तब अपनी खुद की आमदनी पर मेरे नियंत्रण के बाद आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। होम्स ने अपनी दराज खोली और उसमें से केस वाली एक छोटी सी नोटबुक निकाली, जिसे वो संदर्भ देखने के लिए अपने पास रखते थे। वे बोले, फॉरेंटोश, ओ हाँ, मुझे वह केस याद आ गया जिसका संबंध उस दूधिया मुकुट से था। मेरे ख्याल से वॉटसन, ये तुम्हारा मेरे साथ आने के पहले का केस था। मैडम, मैं इस मामले में आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपकी दोस्त के लिए काम किया था, उसी तरह से आपका भी काम करने में मुझे खुशी होगी। और जहाँ तक इनाम का सवाल है, मेरा पेशा अपने आप में ही इनाम है। लेकिन जब भी आपका समय अनुकूल हो, आप मेरा भुगतान कर सकती हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया सिलसिलेवार ढंग से हर बात बता दें ताकि मैं इस मसले पर अपनी राय कायम कर सकूं। हमारी आगंतुक ने जवाब दिया, ओह, मेरे डर की स्थिति की वास्तविकता ये है कि मेरा डर बहुत ही अस्पष्ट सा है और मेरे संदेह बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर ही निर्भर हैं, जो कि दूसरों को बहुत ही महत्वहीन लग सकते हैं। यहाँ तक कि जिससे मुझे सहायता पाने का अधिकार है, वो भी मुझे एक घबराई हुई औरत के रूप में ही परामर्श देता है, परंतु वह इस तरह की बात नहीं कहता है। ये सब कुछ मैं आपके सांत्वना भरे शब्दों और आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ।
मैंने सुना है मी होम्स कि आप आदमी के दिल की कई परतों के भीतर गहराई से छुपी हुई दुष्टता को भी देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इन खतरों से घिरे रहते हुए मैं इनके बीच कैसे रहूं। मैडम, मैं आपकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा हूं। मेरा नाम हेलेन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूं, जो इंग्लैंड की पुरानी सेक्शन फैमिली सरी की पश्चिमी सीमा पर स्टॉक मोरान के रायलाट्स के बचे हुए अंतिम व्यक्ति हैं। होम्स ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूँ। किसी समय यह परिवार इंग्लैंड के धनिकों में से एक था और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर तथा पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थीं। पिछली शताब्दी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदतों वाले थे। रिजेंसी के दिनों में यह परिवार एक जुआरी के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ एकड़ जमीन और 200 साल पुराना वो घर जो कि अब गिरवी पड़ा है के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी जिंदगी की गाड़ी एक अभिजात वर्गीय भिखारी के रूप में दयनीय तरीके से खींची, पर उसके एकमात्र बेटे यानी मेरे सौतेले पिता ने देखा कि इन्हें नए तरीके का जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से धन उधार लिया जिससे वे डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सके। इसके बाद मेरे पिता कलकत्ता चले आए, जहां अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई किसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खानसामे को इतना मारा कि वो मर ही गया। फांसी की सजा से वे बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वे चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉक्टर रायलाट भारत में थे तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की एक खूबसूरत विधवा थीं। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वा थीं और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की ही थी। मेरी माँ के पास 1000 पाउंड सालाना आता था और ये पूरा का पूरा ही उसने डॉक्टर रायलाट को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हरेक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। वे 8 साल पहले क्रीव के पास एक रेल दुर्घटना में मारी गई। इसके बाद डॉक्टर रायलाट ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश छोड़ दी और हमें साथ लेकर स्टॉक मोरान के अपने खानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसा हमारे लिए रख छोड़ा था वो हमारी जरूरतों के लिहाज से काफी था और हमारी खुशियों में बाधाएं आएंगी ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता था। परंतु इस साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने के बजाय, जो कि उन्हें वहां देखकर बहुत खुश हुए थे कि स्टॉक मोरान के रायलाट वापस अपने घर आ गए हैं, उन्होंने अपने आप को अपने घर में ही बंद कर लिया और कभी कभी ही बाहर निकलते थे, वो भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता था और उससे झगड़ा करने, गुस्से में हिंसा की सनक तक पहुंचना उस परिवार के लोगों की एक आनुवंशिक आदत रही है। मेरे सौतेले पिता के मामले में मेरा मानना है कि इसकी तीव्रता का कारण एक लंबे समय तक गर्म मुल्क में रहना भी रहा है। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी श्रृंखला सी बन चुकी थी, जिसमें 2 तो पुलिस थाने में जाकर खत्म हुए और फिर वे उस गांव के लिए खतरा बन चुके थे। लोग बाग उनसे डरकर भागने लगे थे क्योंकि उनमें काफी शारीरिक बल था और गुस्से में वे बेकाबू हो जाते थे। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने वहीं के एक लोहार को चारदीवारी से नीचे नदी में फेंक दिया था। फिर जो पैसा मैंने साथ मिलकर इकट्ठा किया था उसे देकर हमने इस दूसरी मुसीबत से अपना बचाव किया। कुछ घुमंतू बंजारों को छोड़कर कोई भी उनका मित्र नहीं था। उन्होंने झाड़ झंखाड़ से भरी अपनी जमीन, जिससे हमारी खानदानी जागीर का भी पता चलता था, इन बंजारों को डेरा डालने के लिए दे रखी थी। बदले में वे अपने तंबुओं में इनका आतिथ्य सत्कार करते थे और कभी कभी इनके साथ सप्ताहांत में दूर कहीं घूमने भी चले जाते थे। भारतीय जानवरों के प्रति भी उनकी दीवानगी थी, जो कि उनके पास वहां से भेज दिए जाते थे। इस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है और ये दोनों ही उनके मैदान में खुले घूमते रहते हैं। ये गांव वालों के लिए उतने ही भयावह हैं जितना कि उनके मालिक। आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि मेरी और मेरी बहन की जिंदगी में अब तक कोई बड़ा सुख नहीं रहा। हमारे यहाँ कोई भी नौकर नहीं टिकता था। एक लंबे समय से हमने खुद ही घर का सारा काम किया है। मेरी बहन की मौत के समय उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, फिर भी उसके बाल मेरी ही तरह सफेद हो गए थे। क्या तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है? उसकी मौत अभी 2 साल पहले ही हुई है और उसी की मौत की वजह से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरह की अपनी जिंदगी के बारे में मैंने आपको बताया है, हम अपनी उम्र और स्थिति के शायद ही किसी और व्यक्ति को ऐसी हालत में देखना चाहेंगे। हमारी माँ की एक अविवाहित बहन यानी हमारी एक मौसी भी हैं, जिनका नाम मिस ऑनोरिया वेस्टफेल है। वे हैरो के पास रहती हैं। हमें कभी कभी ही इनके घर जाने का मौका मिलता है। 2 साल पहले क्रिसमस पर जूलिया वहाँ गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात नौसेना के एक मेजर से हुई, जो कि अभी आधी तनख्वाह पर काम कर रहा था और जिसके साथ उसका विवाह भी तय हो गया। वापस लौटकर मेरी बहन ने इसकी जानकारी मेरे सौतेले पिता को दी। उन्होंने इस शादी का विरोध नहीं किया था, परंतु शादी की तय तारीख से 15 दिनों पहले ही वो भयानक घटना घट गई जिसने मेरी अकेली साथी को मुझसे छीन लिया। शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका सिर कुशन पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी अंधमुदी आंखें खोली और अपने आगंतुक की ओर देखा।
फिर बोले, कृपया खुलकर बताएं। मेरे लिए इसे बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस भयानक वक्त की हर घटना मेरी याददाश्त में बनी हुई है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो इमारत बहुत ही पुरानी है और अब इसका एक ही हिस्सा रिहायशी इस्तेमाल में आता है। इस हिस्से में शयन के कमरे निचले तल पर हैं और बैठक कक्ष इस इमारत के बीच वाले भाग में है। इन कमरों में से पहला कमरा डॉक्टर रायलाट का, दूसरा मेरी बहन और तीसरा मेरा खुद का है। उन कमरों में आपस में कोई संपर्क नहीं है, पर वे सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं साफ साफ बता पा रही हूँ? बिल्कुल ठीक। तीनों कमरों की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती हैं। उस भयावह रात को डॉक्टर रायलाट अपने कमरे में जल्दी ही चले गए थे। हालांकि हम जानती थीं कि वे सो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी बहन को उनके उस भारतीय सिगार की तेज महक से परेशानी होती थी जिसे पीने की उनकी आदत थी। वो अपने कमरे से निकलकर मेरे पास चली आई और वहां कुछ देर बैठकर उसने अपनी होने वाली शादी के बारे में कुछ बातें भी की थीं। 11 बजे वो मेरे पास से जाने के लिए उठी। फिर दरवाजे पर थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोली, ये बताओ हेलन, क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते सुना है? नहीं तो, मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल से सोते समय तुम्हारी आवाज तो सीटी की तरह नहीं ही निकलती होगी। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्योंकि पिछली कुछ रातों से सुबह करीब 3 बजे मुझे हमेशा एक धीमी पर साफ सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। मैं कच्ची नींद में ही सोती हूँ और इसीलिए इसकी आवाज मुझे जगा देती है। मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि ये आती किधर से है, शायद बगल वाले कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि शायद तुमने इसे सुना होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना। ये दूर ठहरे हुए उन बंजारों की होनी चाहिए। बहुत मुमकिन है, पर यदि ये आवाज लॉन में थी तो मुझे आश्चर्य है कि तुमने इसे कैसे नहीं सुना। हाँ, पर मैं तुमसे अधिक गहरी नींद में सोती हूँ। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद मुझे उसके दरवाजे का ताला बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। होम्स ने कहा, सच? क्या रोजाना रात को कमरे में ताला लगाना आप लोगों की आदत है? हमेशा। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डॉक्टर ने एक चीता और एक लंगूर पाल रखा था। दरवाजा बंद किए बगैर हमें सुरक्षा नहीं महसूस होती थी। बिल्कुल ठीक। मेहरबानी करके अपनी बात जारी रखिए। उस रात मैं सो नहीं सकी। आने वाली बदकिस्मती की एक धुंधली सी अनुभूति ने मुझ पर असर कर दिया था। आपको याद होगा कि मेरी बहन और मैं जुड़वा बहनें थीं, और आप जानते ही हैं कि दो समान आत्माओं के बीच संपर्क का कितना सूक्ष्म बंधन होता है। वह रात बहुत ही भयानक थी। बाहर हवा में तेज गर्जन की सी आवाज थी और खिड़कियों पर बारिश की चोट और थपथपाहट हो रही थी। अचानक इस तेज आंधी के थपेड़ों के बीच ही एक औरत की डर से भरी चीखने की भयानक आवाज आई। मैं समझ गई कि यह आवाज मेरी बहन की ही है। मैं अपने बिस्तर से उछलकर उठी। मैंने शॉल लपेटा और गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, मुझे सीटी की एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जैसी कि मुझे मेरी बहन ने बताया था, और कुछ ही पलों बाद एक झनझनाहट की आवाज आई, जैसे कि धातु की कोई चीज नीचे गिर पड़ी हो। जब मैं दौड़कर अपनी बहन के कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ अपने कब्जे पर धीरे से झूल रहा है। मैंने डरते हुए देखा कि न जाने क्या सामने आने वाला है। गैलरी की लैंप से आने वाली रोशनी में मैंने अपनी बहन को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ सहायता के लिए आगे की ओर फैले हुए थे और उसका पूरा शरीर किसी शराबी की तरह आगे पीछे झूल रहा था। मैं भागकर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, पर उसी समय उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो इस तरह से तड़प रही थी जैसे भयानक तरीके से अकड़ गई हो। पहले पहल मुझे लगा कि उसने मुझे नहीं पहचाना, पर वो चीखती हुई आवाज में बोली जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, हे भगवान, हेलन, एक फीता था यहाँ, एक छींटदार फीता। कोई ऐसी बात थी जिसे वो कहना चाहती थी, और उसने डॉक्टर के कमरे की ओर हवा में इशारा भी किया, परंतु फिर से आई उसकी अकड़ ने उसके शब्दों को बाहर निकलने नहीं दिया। अपने सौतेले पिता को चिल्लाकर आवाज देते हुए मैं बाहर की ओर भागी। हड़बड़ी में ही उनके कमरे में उनके ड्रेसिंग गाउन में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब वे मेरी बहन के पास पहुंचे तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने उसके मुंह में ब्रांडी डाली और उसे गांव में ही चिकित्सा सहायता के लिए भी भेजा, परंतु सारी कोशिशें बेकार हो गईं और वो बिना होश में आए ही धीमे धीमे डूबती हुई मौत के आगोश में चली गई। यही मेरी प्यारी बहन का भयानक अंत था। होम्स